एपिसोड 6 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। 1955 केको और ली शॉ मस्त तैयार होकर अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री की गाला पार्टी या समर बॉल अटेंड करने गए थे। उस वक्त जापान और यूएस के बीच चले टेंशंस की वजह से एक भी डिफेंस ऑफिशियल्स केको को पार्टी में देखकर खुश नहीं था। बट जनरल पकेट ने सबको दिलासा देते हुए कहा कि डोंट वरी, ये हमारे मोनार्क प्रोजेक्ट की लीड रिसर्चर है, शी इज वन ऑफ द गुड वंस। ये सुनते ही केको की और भी ज्यादा सटक गई। शॉ पार्टी में मोनार्क की जबरदस्त मार्केटिंग करने में लगा हुआ था, बट केको को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। केको को लगता है कि ये बात बात पर बम फोड़ने वाले इन्हें कभी भी अपनी रिसर्च पूरा करने नहीं देंगे। अगर इन्होंने एक और काइजू ढूंढ भी लिया तब भी पकेट की टीम वहां न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर पहुंच जाएगी। केको का मूड ठीक करने शॉ ने उसे डांस करने के लिए बुलाया। डांस के दौरान शॉ और केको के बीच रोमांटिक कनेक्शंस बनने लगे। ये देखकर आसपास के डिफेंस ऑफिशियल्स उसे अजीब से लुक्स दे रहे थे, बट शॉ को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। बातों बातों में ली शॉ ने एकदम स्मूथली केको को पटा लिया। बट इससे पहले कि ये दोनों ऊपर रूम में जाकर मूटो खेले, एन मोमेंट पर रैंडा ने इमरजेंसी मैसेज भेजकर ऑफिस बुलवा लिया। मोनार्क हेडक्वार्टर्स पहुंचते ही रैंडा ने बताया कि जापान से इनको बिल्कुल ऐसे ही आइसोटोपिक सिग्नल्स मिले हैं जो इन्होंने फिलीपींस में रिकॉर्ड किए थे, इंडिकेटिंग कि नेक्स्ट इमरजेंसी इवेंट शायद जापान के पास होगा। फिर रैंडा और केको अपना सामान बांधकर फौरन जापान की ओर निकल पड़े। शॉ किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से इनके साथ नहीं जा सकता। रैंडा और केको सिग्नल्स का पीछा करते हुए जापान के हेचेरुमा आइलैंड पहुंच गए, जहां पर डॉक्टर सुजुकी ऑलरेडी अपने डिवाइस की मदद से उन सिग्नल्स पर रिसर्च कर रहे थे। सुजुकी का बना ये रेडियो एक्टिव बॉल एक तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस है। टाइटन इससे निकली हुई यूनिक फ्रीक्वेंसी का जवाब देते थे। रैंडा का मानना था कि इस डिवाइस को ये लोग चारा बनाकर टाइटन बेट की तरह यूज कर सकते हैं। दोनों ने फौरन कॉल करके इसकी खबर ली शॉ को दे दी। शॉ इधर अकेला काफी बेचैन फील कर रहा था। इसने जनरल पकेट को बताया कि उसे यहाँ की मीटिंग्स और पार्टियां छोड़कर मोनार्क का मिशन अटेंड करने जाना है। ली शॉ का मोनार्क के साथ ये इमोशनल कनेक्शन देखकर जनरल पकेट थोड़े परेशान हो गए। जाने से पहले पकेट ने शॉ को वार्निंग दी कि उसका मोनार्क के साथ ये कनेक्शन शायद शॉ के मिलिट्री करियर पर अफेक्ट कर सकता है। बट शॉ पकेट की बातों को इग्नोर करके केको के पास चला गया। शॉ को अचानक से जापान में देखकर रैंडा और केको हैरान रह गए। केको समझ गई कि शॉ यहाँ पर मिशन के लिए नहीं बल्कि सिंपिंग करने आया है। शॉ और केको के बीच अजीब सा टेंशन देखकर रैंडा भी समझ गया कि इधर कुछ अलग ही प्राइवेट मैटर चल रहा है। फिर इन दोनों को थोड़ा प्राइवेसी देने रैंडा सुजुकी को लेकर वहां से चला गया। शॉ को एक इमोशनल पप्पी देकर केको ने समझाया कि इन दोनों के जबरदस्त डिफरेंसेस की वजह से इनका रिलेशन कभी काम नहीं करने वाला। शॉ और केको की नेशनलिटी, ड्यूटी और पर्सनल एजेंडास हमेशा इनके रिलेशन में आड़े आएंगे। देख के लग रहा था कि शॉ फाइनली समझ गया कि शुरू होने से पहले ही केको ने इसका काट दिया। बट टू बी ऑनेस्ट, ये सही ही बोल रही थी। जल्दी इनके रोमांटिक मोमेंट में एक भयानक ट्विस्ट आने वाला था। सुजुकी का वो टाइटन बेट अचानक से पानी में गायब हो गया। फिर एक काइजू ने वो डिवाइस चबाकर पानी से बाहर थूक दिया। केको और शॉ ये देखकर दंग रह गए कि वो काइजू कोई और नहीं बल्कि गॉडजिला था। केको गॉडजिला को जिंदा देखकर काफी खुश थी, बट शॉ की ये देखकर फट गई कि यूएस मिलिट्री के बनाए न्यूक्लियर बॉम्ब से भी इस काइजू को एक खरोच तक नहीं आई। शॉ को लग रहा था कि उसे फौरन इसकी खबर पकेट को करनी चाहिए, क्योंकि डिफेंस को कंसीडर करें तो ये बहुत बड़ी न्यूज थी। बट केको चाहती थी कि शॉ ये बात सबसे छुपाए रखे, वरना यूएस गवर्नमेंट काइजू को मारने के नाम पर और भी ज्यादा बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाएंगे। देख रहे हो, केको इन्हीं डिफरेंसेस की बात कर रही थी। शॉ ने किसी तरह केको को समझाया कि वो इतनी बड़ी बात पकड़ से छुपाए नहीं रख सकता। फिर ये तीनों अपना सामान बांधकर वापस मोनार्क के हेडक्वार्टर्स चले गए, जहां उन्हें एक निहायत ही शॉकिंग न्यूज मिली। ली शॉ के अचानक जापान जाने की वजह से जनरल पकेट को उसकी लीडरशिप पर शक होने लग गया। इसीलिए उसने मोनार्क का चेन ऑफ कमांड शॉ से हटाकर अब इस नए ऑफिसर की टीम को सौंप दिया। ये देखकर केको शॉ से काफी गुस्सा थी। औरत का चक्कर बाबू भैया, पता नहीं अब ये नया ऑफिसर मोनार्क को कैसे चलाएगा। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। मोनार्क ली शॉ का चेहरा ढककर उसे दूसरे फैसिलिटी में ट्रांसफर कर रहे थे कि तभी एजेंट डुओल ने मोनार्क की गाड़ी पर हमला करके शॉ को भगा दिया। डुओल ने काइजू अटैक में अपनी बहन सैंड्रा को खो दिया था। उसके मोनार्क ज्वाइन करने का मेन यही रीजन था कि काइजूस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके उनसे बदला लेना।
बट डुअल ये देखकर काफी गुस्सा थी कि शॉ के बहुत समझाने के बावजूद भी मोनार्क के सो कॉल्ड एक्सपर्ट साइंटिस्ट उसकी बातों को हल्के में ले रहे थे। इसीलिए डुअल ने मोनार्क के अगेंस्ट जाकर शॉ को छुड़ा दिया। मोनार्क में डुअल जैसे और भी काफी रिबेल्स हैं जो काइजू को ढूंढने वाले मिशन में शॉ की मदद करेंगे। मे, केंटारो और केट ने घर जाकर देखा कि अंदर एजेंट डुअल और शॉ उनका इंतजार कर रहे थे। शॉ ने केट को दिलासा देते हुए कहा कि डोंट वरी, वो यहाँ पर किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए। 2014 वाले जी डे से 1000 गुना बड़ा और भयानक इवेंट आने वाला है। शॉ को लगता है कि हिरोशी उसी इवेंट को रोकने के लिए अपना घर धार छोड़कर चला गया। शॉ को पूरा यकीन था कि अभी तक तो इन तीनों ने हिरोशी की लोकेशन का कोई ना कोई सबूत तो ढूंढ ही लिया होगा और मैंने भी तो इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, इसीलिए वो इनके घर चला आया। दूसरी तरफ टिम अपनी बॉस के साथ तीनों के फोन्स को ट्रैक करते हुए हिरोशी के यूएस ऑफिस चला गया। ऑफिस के दीवार पर लगे थंब पिन्स के मार्क को देखकर टिम समझ गया कि शायद यहाँ पर मैप लगा था। टिम के फोर्स करने पर वर्टिगो ने इसे बताया कि हिरोशी इल्लीगली स्पेस सैटेलाइट्स को धरती की तरफ पॉइंट करके कुछ रिसर्च कर रहा था। हिरोशी के इन्हीं अनऑथराइज्ड कामों की वजह से मोनार्क ने उसे निकाल दिया। ये सुनते ही टिम समझ गया कि शायद हिरोशी उन सैटेलाइट्स की मदद से काइजू के गामा रेडिएशन को स्टडी कर रहा था। फिर चैड टिम ने फ्री हैंड दीवार पर दुनिया का नक्शा बनाकर थंब पिन्स होल को फॉलो करते हुए हिरोशी की करंट लोकेशन पता लगा ली। शॉ गैंग भी ऑफिस से मिले मैप की मदद से अफ्रीका चले गए। रेगिस्तान में सफर करते वक्त मे और डुअल उनके डील को डिस्कस कर रहे थे। वादे के मुताबिक डुअल की मदद करते ही वो मे को वापस उसके फैमिली के पास भेजने वाली थी, पर इधर तो डुअल खुद मोनार्क छोड़कर इसे भी यहाँ पर ले आई। डुअल ने मेरे को दिलासा देते हुए कहा कि यहाँ का मिशन पूरा होते ही वो अपना वादा पूरा करेगी। शॉ ने केट को बताया कि इस मिशन में मोनार्क की रिबेल गैंग इनकी मदद करेगी। पहले तो केट को इस मिशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट बाद में मैंने किसी तरह उसे शॉ के साथ काम करने के लिए मना लिया। फिर ये सारे मैप को फॉलो करते हुए हिरोशी के लोकेशन पर पहुंच गए, जहां पर हिरोशी एक पिकअप ट्रक में टाइटन बेट डिवाइस लिए कुछ बड़ा होने का इंतजार कर रहा था। अपने पापा को जिंदा देखकर केट और केंटारो दूर से हाथ हिलाकर उसे हाई बोलने लगे, बट हिरोशी के पिकअप ट्रक में रखे डिवाइस को देखकर शॉ समझ गया कि हिरोशी इन्हें हाई नहीं बोल रहा बल्कि वहां से भागने के लिए इशारा कर रहा है। यह देखकर सारी अपनी गाड़ी की ओर भागने लगे। इसी दौरान टिम भी मोनार्क के कुछ एजेंट्स के साथ यहां पर चला आया। इससे पहले कि टिम का चॉपर लैंड हो पाए, रेगिस्तान की जमीन से गॉडजिला निकलकर इनके चॉपर से टकराया। अपनी आइकॉनिक दहाड़ मारकर वहां से जाने से पहले गॉडजिला ने केट को एकदम गौर से देखा। यहां पर एक और बात क्लियर हो गई कि ली शॉ गॉडजिला को मारना नहीं चाहता बल्कि उसकी मदद करना चाहता है। यह सुनते ही अब मे और केंटारो भी इनके प्लान से अलग हो गए हैं। फिर तीनों बच्चों को थोड़ा खाने पीने का सामान देकर शॉ और डुअल गॉडजिला के पीछे चले गए। हिरोशी ने भी मौका देखकर फौरन यहाँ से कल्टी मार ली थी। केट और केंटारो को लगता है कि शायद हिरोशी को अपने फैमिली से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भलाई इसी में है कि ये सारे भी अपनी जान बचाकर यहाँ से बाहर चले जाएं। रास्ते में मैंने फाइनली दोनों के सामने कन्फेस कर दिया कि उसी ने डुअल को कांटेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन लीक की थी। मैंने अपने पास में बहुत सारे अनफॉर्चुनेट डिसीजन लिए थे जिसकी वजह से उसके पर्सनल लाइफ की बैंड बज गई। मैं मोनार्क की मदद से क्लीन आइडेंटिटी बनाकर फ्रेश स्टार्ट करना चाहती थी, इसीलिए इसने दोनों को धोखा दिया। यह सुनते ही केट और केंटारो में से काफी गुस्सा हुए और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।